ओके सो बच्चा बड़ी वी हैड सीन इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। और इंटरफेरेंस में देखा हमने कि कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू होता है। आपका अगर तो ये हमेशा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो हमने हाइगेन्स प्रिंसिपल पे देखा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही होता है कि आपका जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा किसी वेव का दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा भाई साहब, दे विल एड अप ईच अदर, एंड डिस्ट्रक्टिव में आपका दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। ओके, इंटेंसिटी ऑफ वेव हमको देखना है और डॉपलर इफेक्ट। तो व्हाट इज बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव में पूरे फॉर्मूले पे नहीं जाना है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ वेव विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। तो जो भी एम्पलीट्यूड होगा मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन किसी भी वेव का, ठीक है। जैसे मान लो कोई वेव है ये आपका भाई साहब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, तो ये आपका ए हो जाएगा। और इंटेंसिटी हमेशा ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। ओके, डॉपलर इफेक्ट, नाउ व्हाट बेसिकली इज डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट को समझने के लिए अभी लाइट में तो आप उतने प्रिसाइसली इसको शायद ना समझ पाए, लेकिन अगर आप साउंड में देखेंगे तो इसको आप समझ पाएंगे। समझ लो प्लेटफॉर्म है और आप यहाँ पे भाई साहब आप खड़े हैं, ठीक है। एंड लेट्स से देयर इज एन अप्रोचिंग ट्रेन और ये ट्रेन विसल दे रहा है, ठीक है। तो और समझ लो ये ट्रेन रुक नहीं रही है और चली जा रही है, ठीक है। तो आप ये जो आवाज सुनते हैं ट्रेन के विसल का, ट्रेन का विसल का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, इज इट चेंजिंग? नो, विसल वही सेम फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आपके पास आता जाएगा आपको इंटेंसिटी बढ़ती हुई सुनाई देगी, और जैसे जैसे वो आपसे दूर होता जाएगा आपको इंटेंसिटी घटती हुई सुनाई देगी, ठीक है। सो दिस इज हैपनिंग व्हाई, बिकॉज देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है रिलेटिवली वो कम या ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है। इसी को अपन बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। यही इफेक्ट आपके लाइट में भी मिलता है। लाइट में भी अगर आप देखोगे तो इंटेंसिटी जो है तो आपकी घटेगी बढ़ेगी आपके डिस्टेंस के हिसाब से। तो ऑब्जर्वर अगर आपका भाई साहब मूव कर रहा है या सोर्स आपके ऑब्जर्वर के कंपैरिजन मूव कर रहा है, इन बोथ द केसेस देयर विल बी अ ईदर अ डिक्रीज और एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है भाई साहब, जैसे रिकैप, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स तो हमने पहले पढ़ा, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर दोज which have the same frequency, which have the same wavelength, and they have a constant phase difference, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज, जब तक कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे तब तक आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न जो आप एक्सटेंसिवली समझते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो तब तक आप अब्सॉर्ब नहीं कर सकते जब तक आपके सोर्सेस कोहेरेंट ना हो। और सोर्सेस के कोहेरेंट होने के लिए उनका सेम फ्रीक्वेंसी में होना जरूरी है, उनका सेम वेवलेंथ होना जरूरी है, और उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब भाई साहब आप एक ही ऑब्जेक्ट से भाई साहब दो स्लिट्स, समझ लो ये आपका एक लाइट सोर्स है और यहाँ पे आपने एक दफ्ती रख दी है, यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे एक होल है, तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि एक बल्ब मैंने लिया हुआ है 10 वॉट का और 220 वोल्ट से, दूसरा बल्ब भी 10 वॉट का 220 वोल्ट से, तो क्या ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हो सकते हैं? आंसर इज नो। Never ever could two different sources of light, no matter how same their configuration is, can ever be coherent sources, ठीक है। नो टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, क्योंकि जैसे ही सोर्सेज डिफरेंट होंगे वैसे ही भाई साहब आपका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने का पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। ये तभी हो सकता है जब सोर्स सेम हो। तो एक ही सोर्स से आप दो कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट, ठीक है। आप दो डिफरेंट लाइट सोर्सेस को लेकर चाहे उनके बीच में कितना ही सिमिलरिटी क्यों ना हो, आप कोहेरेंट सोर्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो कोहेरेंट वेव्स ये होते हैं, देखो दीज आर बेसिकली कोहेरेंट, इनका वेवलेंथ सेम मिल रहा है आपको, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम मिल रही है और इनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस रहा तो कांस्टेंट रहेगा। So two sources are said to be coherent sources if they produce two waves having same frequency, same wavelength, and same constant phase difference between them, which does not change with time. ये टाइम के साथ भाई साहब चेंज नहीं होता, ठीक है। This doesn't change with time. The waves emitted by incoherent sources
कैन हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड अ वेरिंग फेज डिफरेंस। किसी भी दो चीज, अगर दो अलग सोर्सेज ऑफ लाइट लिया है, आप बोल रहे हैं भाई साहब ये भी 10 वॉट का बल्ब है, ये भी 10 वॉट का बल्ब है, क्या ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं? आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो, ठीक है, द वेव्स एमिटेड बाय इनकोहेरेंट सोर्सेज कैन हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, इनके अलग अलग वेवलेंथ्स हो सकते हैं, और इनके जो फेज डिफरेंस है वो वेरी कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर ऑलवेज इनकोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, जब भी दो आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ले रहे हो, दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट ले रहे हो, चाहे दोनों में कितनी भी सिमिलरिटी क्यों ना हो, दे विल ऑलवेज बी इनकोहेरेंट। टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज इनकोहेरेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, लेट्स से y1 आपका है a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, y2 है a2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्या ये दोनों, सिर्फ इक्वेशन देखकर बताओ, क्या ये दोनों सेम कोहेरेंट सोर्सेज हैं? कैसे हैं? इनके बाद इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है भाई साहब? पाई का है, और वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा बराबर है, टी बराबर है, के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं सेम वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो y1 एंड y2 आर बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेस, ये आपके कोहेरेंट सोर्सेस हो गए। ठीक है, तो y नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली y1 प्लस y2। तो ये आपका वेक्टर सम है, दिस इज बेसिकली वेक्टर सम। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो ए नेट, एम्पलीट्यूड नेट क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ये फाई क्या है भाई साहब? फेज डिफरेंस है। ये इसमें देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो ये आपका फाइव क्या हो गया? फेज डिफरेंस। ठीक है, हम इसमें कुछ सवाल भी कर चुके हैं, ठीक है, कैसे फेज डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए नेट। ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये कुछ नहीं है, आपका वेक्टर है, वेक्टर a1 आपने इधर ले लिया, वेक्टर a2 आपने इधर ले लिया, दोनों के बीच में भाई साहब फाइव का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपका ए नेट क्या हो जाएगा? a1 जो आर आप निकालते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, वही है भाई साहब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? a2 sin फाइव, a1 प्लस a2 cos फाइव। ये आप अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं तो इससे आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, यू कैन बेसिकली कैलकुलेट दिस। ओके, तो y नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? ये जो देखो a नेट मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका एम्पलीट्यूड नेट हो गया, दिस विल बी a नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। ये अल्फा की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। ठीक है, ये a1 भाई साहब बेस में ले रहे हैं आप, a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। ओके, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स ने हमने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो जाएगा भाई साहब? जब cos फाइव की वैल्यू हो 1। अगर आप देखो यहाँ पे cos फाइव की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा? a प्लस b का स्क्वायर, दैट इज a। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस वन विल बिकम a1 का a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा? a1 प्लस a2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस विल बिकम a1 प्लस a2, तो दिस विल बिकम, तो ये आपका कब होगा? cos फाइव की वैल्यू 1 कब होती है? जब फाइव की वैल्यू हो 2n फाइव। ठीक है, फाइव की वैल्यू हो 2n फाइव। Constructive interference, interference that produces the greatest possible amplitude or maximum intensity is called the constructive interference. cos फाइव की वैल्यू 1, तो फाइव की वैल्यू हो गई 2n फाइव। ठीक है, a नेट, a मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a1 प्लस a2। ठीक है, a नेट की वैल्यू हो गई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? 2n पाई।
तो फेज डिफरेंस आपने कितना डाला 2n पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भाई साहब फेज डिफरेंस हमेशा होगा 2n पाई। ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 1 2 3, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। लेट्स से पाथ डिफरेंस आपका डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो अपन पाथ डिफरेंस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स। यहाँ पे देखो 2 पाई और ये पाई कट गया आपका, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस, व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज n लैम्डा, देन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका भाई साहब फेज डिफरेंस हो जाएगा 2n पाई। क्या ये समझ में आ रहा है? ये फेज डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। इसको अगर याद नहीं हो रहा है आपसे, तो आप देखो इसको ऐसे समझ लो, ये अगर आपका फेज डिफरेंस है, ये आपका फेज डिफरेंस है, और ये है भाई साहब आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस। तो आप देखो एक वेव ले लो, ये वेव है बेसिकली, इस वेव में ये वेवलेंथ कितना हो जाएगा लैम्डा, और फेज डिफरेंस कितना होगा, मतलब फेज डिफरेंस होगा इसका 2 पाई, है ना। ये हो गया 0 पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई। तो आपके फेज डिफरेंस जब 2 पाई है, तो पाथ डिफरेंस कितना है भाई साहब, लैम्डा का है, ठीक है। फेज डिफरेंस जब आपका 1 है, तो आपका भाई सॉरी, हाँ, पाथ डिफरेंस जब आपका ये है, तो ऐसे ले लो, ये पाथ डिफरेंस जब लैम्डा है, तो फेज डिफरेंस कितना है भाई साहब आपका 2 पाई का है। पाथ डिफरेंस जब 1 है, तो आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा का हो जाएगा, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस तुम्हारा डेल्टा एक्स है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, फेज डिफरेंस। ऐसे चलो, है ना। अगर पाथ डिफरेंस तुम्हारा लैम्डा का है, तो फेज डिफरेंस कितने का हो गया, 2 पाई का। पाथ डिफरेंस तुम्हारा यूनिट का होगा, तो यूनिटरी मेथड 2 पाई बाई लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस तुम्हारा डेल्टा एक्स का हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यही है देखो आपका फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, दैट इज डेल्टा एक्स, ठीक है। अभी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 2n पाई, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई की वैल्यू आ रही है 1, और cos फाई की वैल्यू जब 1 होती है, तो फाई की वैल्यू होगी 2n पाई, ठीक है, 2n पाई होगा भाई साहब। तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 2n पाई बाई 2 पाई, 2 कैंसिल, तो आपका भाई साहब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n लैम्डा, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Constructive interference, when the crest and trough of one wave overlaps with the crest and trough respectively of another wave of same amplitude, then the amplitude of the resultant wave becomes twice the amplitude of the superposition wave, ठीक है। अगर आपके सेम एम्पलीट्यूड्स हैं, तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों भाई साहब जुड़ जाएंगे, तो आपका a प्लस ए हो जाएगा 2a। अगर आपका क्या है, when the crest and trough of one wave overlaps with the crest and trough respectively of another wave of same amplitude, then the amplitude of the resulting wave becomes twice the amplitude of the superimposing waves। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया, ठीक है। इंटरफेरेंस, अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब आपका रिजल्टेंट क्या हो जाए, cos फाई की वैल्यू क्या हो जाए, -1। देखो भाई साहब आपका ए नेट क्या है, ए नेट इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई अंडर रूट में। जब इस cos फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली है क्या, दिस इज a1 माइनस a2 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ गया, a1 माइनस a2। तो a नेट की वैल्यू क्या हो गई, a1 माइनस a2, सिंपल, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज बेसिकली अ केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो cos फाई की वैल्यू जब -1 होती है, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, फाई की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1 इंटू फाई, ठीक है। cos फाई की वैल्यू जब भाई साहब 1 होती है, तो आपका फाई का वैल्यू क्या होगा, 2n पाई। दिस इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2n प्लस 1 दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। देखो ये होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अभी देखो जैसे cos पाई की वैल्यू 1 करानी है आप, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। cos 180, जैसे अगर आपका देखोगे, अभी यहाँ पे देखो इवन मल्टीपल, मतलब अगर मैंने 2 इंटू 0 लिया और पाई किया, तो कितना आ जाएगा, 0। पाई की वैल्यू अगर 0 आ गई, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 1 आ रही है भाई साहब। अगर n की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो 2 इंटू 1 इंटू पाई दैट इज 360,
है ना, और cos 360 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 360 प्लस 0 विच इज बेसिकली इक्वल टू cos 0 अगेन 1। तो जब भी आप इवन मल्टीपल ऑफ पाई कर रहे हो तो आपको 1 ही आ रहा है आंसर, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई करोगे तो भाई साहब आपका क्या आ जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है, cos, ठीक है, ओके। अगर मैंने n की वैल्यू लेट से 0 ली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos पाई, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, और वही चाहिए हमको, देखो -1, cos पाई की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अगर भाई साहब हमने यहाँ पे 1 n की वैल्यू लेट से यहाँ पे 1 डाली तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, तो cos 3 पाई, है ना, cos 3 पाई, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, cos 2 पाई प्लस पाई, मतलब देखो यहाँ पे cos 360 प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा, cos पाई, और cos पाई की वैल्यू अगेन -1, ठीक है, क्लियर है। तो whenever we have an odd multiple of pi, the cos of that value will give you -1. Whenever we have an even multiple of pi, the cos of that value will always give you +1. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका क्या चाहिए, cos पाई की वैल्यू -1 चाहिए, और ये तभी होगा जब पाई की वैल्यू क्या हो, 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो आपका यहाँ पे a नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी आप फिर से वही पार्ट डिफरेंस कर लो, ठीक है। पार्ट डिफरेंस डेल्टा x के लिए आपका फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू 2n प्लस 1 बाई 2, तो लैम्डा इंटू 2n प्लस 1 बाई 2, कह रहे भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, कैसे हम डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, हाउ विल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं भाई साहब, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके cos फाई की वैल्यू क्या होगी 1, और ये तभी होगा जब फाई की वैल्यू क्या हो जाए 2n पाई, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका क्या हो जाएगा, cos फाई की वैल्यू हो जाएगी -1, और कब होता है ये, जब आपका हो 2n प्लस 1 इंटू पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर। तो आपका यहाँ पे अगर 2n प्लस 1 इंटू पाई हो गया, तो फेज डिफरेंस आपका हो गया देखो 2n प्लस 1 इंटू पाई, और ये आपके पाथ डिफरेंस के साथ जब हम इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स, ये पाई और ये पाई भाई साहब कैंसिल हो गया, ये लैम्डा इंटू 2n प्लस 1 अपॉन लैम्डा इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो लैम्डा बाई 2 इंटू 2n प्लस 1, ये हो गया आपका डेल्टा एक्स, ठीक है। पाथ डिफरेंस, जब दो कोहेरेंट सोर्सेस में पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 इंटू 2n प्लस 1 हो, तो आपका ये क्या प्रोड्यूस करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कह रहे, ओके। So when the crest of one wave overlaps with the trough of the other wave of same amplitude, then the resultant amplitude भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। resultant amplitude भाई साहब आपका हो जाएगा जीरो। Now intensity, ठीक है, जनरल डिस्कशन ऑन वेव्स। अभी देखो इंटेंसिटी, अगर समझ लो एक वेव का इंटेंसिटी I1 है और दूसरे वेव का इंटेंसिटी आपका I2 है, ये फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है, बट स्टिल मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। आपका जो मैटर करता है वो ये है कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। ये ए स्क्वायर मतलब होता है आपका भाई साहब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हो गया डन, इसको लिख लीजिए, यह फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोहेरेंट, डेंसिटी ऑफ मीडियम है भाई साहब, v इज वेलोसिटी ऑफ द वेव, एफ पी एंड वी आर कांस्टेंट, देन ये आपके कोर्स में, ठीक है। I is directly proportional to the square of amplitude. For superposition of two waves having amplitude A1 and A2, we have A square is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, K A का स्क्वायर, I की वैल्यू K A का स्क्वायर। तो I नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने सबको K से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला तो फॉर्मूला आपको मालूम है, A square is equal to A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi. If I happen to multiply this with K, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, K A का स्क्वायर, K इज अ कांस्टेंट, I इज इक्वल टू, देखो I की वैल्यू क्या है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है ना भाई साहब, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस के ए का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के ए वन का स्क्वायर प्लस के ए टू का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख लो, ये आपका आई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ए स्क्वायर के। तो अपन मान लेते हैं आई इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव इज इक्वल टू के ए वन का स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव इज इक्वल टू के ए टू का स्क्वायर। लेट्स से दीज आर कोहेरेंट सोर्सेस। अगर कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो हम इनके नेट एम्पलीट्यूड के बारे में क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। इस पूरे को भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो के से, तो ये हो जाएगा आपका के ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू के ए वन का स्क्वायर प्लस के ए टू का स्क्वायर प्लस टू के ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन। अभी देखो के ए नेट का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नेट का स्क्वायर, आई नेट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस, यहाँ पे देखो के ए वन और के ए टू, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, के ए वन ए टू। अभी हम अगर आई की वैल्यू ये ले रहे हैं देखो, ठीक है, तो दिस कैन बी डिन एज टू के ए वन मतलब टू अंडर रूट ऑफ आई वन इंटू अंडर रूट ऑफ आई टू कॉस फाइव, ऐसा लिख सकते हैं। देखो आई वन को अगर मैंने अंडर रूट किया, आई वन का अंडर रूट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट के, और यहाँ पे आ गया ए वन, ठीक है। आई टू का अंडर रूट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, दिस विल बी अंडर रूट के, और ये हो गया ए टू। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आई वन इंटू आई टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के क्या आ जाएगा, के ए वन ए टू, ठीक है। तो ये जो के ए वन ए टू है, इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं अंडर रूट आई वन इंटू अंडर रूट आई टू, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं अंडर रूट आई वन इंटू अंडर रूट आई टू दैट इज इक्वल टू। अभी यहाँ पे देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आई वन का स्क्वायर प्लस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर प्लस इसको वैसे ही रहने देते हैं टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस ऑफ फाइव, और ये हो गया आपका आई नेट, इंटेंसिटी नेट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ऐसे अपन लिख सकते हैं तो इसके कॉस फाइव के हिसाब से आपके वैल्यूज आ जाएंगे देखो, तो आई नेट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू दिस, एंड दिस कैन बी डिन एज आई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। अगर आपका आई वन और आई टू बराबर हो गया, अगर लेट से इंटेंसिटीज बराबर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, दिस विल बी हाउ मच, आई वन मतलब ये आई हो गया, ये आई हो गया, तो ये हो गया आपका टू आई प्लस यहाँ पे आई और आई आपका स्क्वायर, तो ये हो गया टू आई कॉस ऑफ फाइव, लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। अरे बाबा, अगर हमने यहाँ पे लेट से आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, लेट से अगर आपका भाई साहब आई वन और आई टू बराबर, लेट से आई के बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई नेट है, तो आई नेट विल बी इक्वल टू आई प्लस टू आई अंडर रूट आई कॉस ऑफ फाइव, ये हो गया आई प्लस टू आई कॉस ऑफ फाइव, so that will be 2i plus 2i cos of 5, 2i को अपने बाहर निकाला, 1 प्लस cos of 5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। अभी देखो cos थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो cos थीटा प्लस 1 इस कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस पाई है, ये 1 प्लस कॉस पाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, तो दिस कैन बी रिटन एज 2i इंटू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, तो 2 इंटू 2 हो गया भाई साहब 4i कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, ये हो गया आपका आई नेट। तो आई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4i कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, आर बी क्लियर, ठीक है, ओके। सो आई नेट की वैल्यू यहाँ पे हो गई आपकी, आई नेट की वैल्यू हो गई 2i इंटू आई प्लस, तो 4i cos स्क्वायर 5 बाई 2, आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है।
तो इंटेंसिटी इज ऑल्सो नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इंटेंसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव आपका भाई साहब आई नाइट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 cos phi। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको मालूम है cos phi की वैल्यू कितनी होती है 1। cos phi की वैल्यू 1 होती है कब, जब आपकी phi की वैल्यू हो 2n phi, ठीक है। अभी आप कर लो भाई साहब 2n phi, cos phi की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे I नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी I1 प्लस I2 2I1 I2, है ना। तो आपका I नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, इसको अपन लिख सकते हैं I1 का स्क्वायर, भाई इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और इसको अपन लिख सकते हैं I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस cos phi की वैल्यू 1 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 इसका स्क्वायर। ये हो गया आपका I नेट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, cos phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर आपका I1 I2 यहाँ पे बराबर हुआ तो I नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। अगर लेट से आपका I1 और I2 बराबर हुआ तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट I का स्क्वायर दैट इज 4I, ठीक है। तो I नेट की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4I कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है। अदरवाइज I मैक्स। इसी तरह से I मिनिमम आपका क्या हो जाएगा, I मिनिमम कंडीशन होगा जब cos phi की वैल्यू हो जाए -1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका I अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2, ठीक है, इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। सपोज अ पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो ये हो गया आपका I मैक्स। तो आपका पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, फेज डिफरेंस भाई साहब आपका क्या हो जाएगा 2n पाई, ठीक है। पाथ डिफरेंस होना चाहिए n इंटू लैम्डा दैट इज डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी n लैम्डा, और आपका फेज डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n पाई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना हो जाएगा भाई साहब 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस अगर ये है तो अपन क्या कर सकते हैं भाई साहब पाथ डिफरेंस से इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी फॉर फेज डिफरेंस इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सपोज अ पॉइंट P1 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 लैम्डा फ्रॉम अ सोर्स S1, एक सोर्स ऑफ लाइट है S1 और ये पॉइंट P जो है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 लैम्डा, ठीक है, फ्रॉम सोर्स S1, ये आपका सोर्स है कोई S1, ठीक है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 लैम्डा फ्रॉम द सोर्स S2। इस सोर्स S2 से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है 3 लैम्डा का है, ठीक है। ओके, दस द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग द पॉइंट, इस पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा S2P माइनस S1P। कितना पाथ इन्होंने कवर किया है और उसके बीच में डिफरेंस कितना है, वही आपका पाथ डिफरेंस होगा। तो S2P माइनस S1P दैट विल बी लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। आर बी क्लियर, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा सिंस द पाथ डिफरेंस इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। देखो अभी अभी आपने देखा कि अगर आपका पाथ डिफरेंस क्या होता है n लैम्डा होता है तो किस तरीके का इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फेज डिफरेंस इसमें क्या होगा 2n पाई, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई। अगर इसको आपको पाथ डिफरेंस निकालना है कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, यहाँ पे 2n प्लस 1 इंटू पाई कर दो, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इसको निकालना है। ये पाई और पाई भाई साहब कैंसिल करवा दो, तो लैम्डा बाई 2n प्लस 1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाए 2n plus 1, so this will be odd multiple of half the wavelength. Odd multiple of half the wavelength is path difference for destructive interference। और यहाँ पे फेज डिफरेंस की वैल्यू आप लिख सकते हो 2n plus 1 into pi। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, तो अगर आपने देखो यहाँ पे आपको क्या मिला 3 लैम्डा और 2 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कितना आ रहा है 1 लैम्डा, दैट इज लैम्डा। बेसिकली ये कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसको कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो दिस विल बी बेसिकली एट पॉइंट P क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। सिंस द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा द फेज डिफरेंस विल बी गिवन बाय हाउ मच 2 पाई बाय, ठीक है, पाथ डिफरेंस का, ठीक है। सो आपका फेज डिफरेंस इज 2 पाई। इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, तो आपका आई नेट भाई साहब क्या होगा I1 प्लस I2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं तो cos phi की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव I1 माइनस I2, और अगर I1 और I2 बराबर हो जाता है तो I मिनिमम आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, I मिनिमम आपका 0 हो जाएगा।
अगर I1 और I2 बराबर होता है तो I मैक्सिमम क्या हो जाएगा 4I, I1 I2 अगर बराबर होता है तो आपका I मिनिमम क्या हो जाएगा 0, ठीक है। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 2n plus 1 into lambda by 2 where n is an integer। फेज डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा आपका 2n plus 1 into pi which means an odd multiple of pi, ठीक है। और पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा x विल बी 2n plus 1 odd multiple of lambda by 2, ठीक है। क्लियर है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सपोज अ पॉइंट P इज द डिस्टेंस ऑफ 7.25 लैम्डा। अभी ये पॉइंट का देखो डिस्टेंस, ये आपका एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से आपका डिफरेंस कितना है 7.25 लैम्डा है। ये आपका दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना है 9.75 लैम्डा है, ठीक है 9.75 लैम्डा। तो S2P माइनस S1P 9.75 लैम्डा माइनस 7.25 लैम्डा, सो दिस विल बी हाउ मच 2.5 लैम्डा, दैट इज हाउ मच 5 लैम्डा बाय 2। अभी 5 लैम्डा बाय 2 बेसिकली क्या है, देखो 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2, क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखो ये क्या है ऑड मल्टीपल, तो ये क्या आ रहा है 5, 2n प्लस 1 हमेशा ऑड ही होगा 5 लैम्डा बाय 2। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस एंड ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, एंड इफ द पाथ डिफरेंस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 इट विल बी अ केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आपका भाई साहब किस टाइप का इंटरफेरेंस हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिंस द पाथ डिफरेंस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी टेकिंग प्लेस एट, क्या ही समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके। तो लेट्स से आपका यहाँ पे एक सोर्स है S1, इस सोर्स का एम्पलीट्यूड, इस सोर्स का वेव इक्वेशन है A1 sin ओमेगा 1 t प्लस kx, इस सोर्स का वेव इक्वेशन है A2 sin ओमेगा 2 t प्लस kx। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट, ये कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। इसका रीजन क्या है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि लेट्स से इसका भाई साहब ये इक्वेशन है, इसका ये इक्वेशन है। अभी अगर हम पाई जो फेज डिफरेंस होता है उसको कैसे निकालते हैं भाई साहब, दिस पोर्शन माइनस दिस पोर्शन, ऐसा हमने सवाल किया हुआ है। तो ओमेगा 1 टी एक्स, ओमेगा 1 टी प्लस के एक्स 1 माइनस ओमेगा 2 टी के एक्स 2, इसमें भाई साहब क्या आ रहा है आपका ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, के आपने कॉमन निकाला x1 माइनस x2। आप अगर देखोगे ये दोनों भी आपके टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब आपका जो फेज डिफरेंस है वो किससे डिपेंडेंट है, टाइम, मतलब टाइम से ये वेरी करेगा। और अगर आपके कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं तो उसमें टाइम का फेज डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, द फेज डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। so with alteration of time there will be no alteration of phase difference। यहां पे अगर आप देख रहे हो ये हम मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं कि अगर दो सोर्सेस इनकोहेरेंट होते हैं, ठीक है इनकोहेरेंट होते हैं तो उनसे आप कभी भी भाई साहब इंटरफेरेंस नहीं पैदा कर सकते, ठीक है। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप आया हुआ है ओमेगा माइनस ओमेगा 2 टी प्लस के x1 माइनस x2, तो ऑब्वियसली भाई साहब टाइम पे डिपेंडेंसी, मतलब टाइम जैसे जैसे वेरी करेगा ये फेज डिफरेंस भी ऊपर होता जाएगा। तो फेज डिफरेंस अगर आपका कांस्टेंट ही नहीं रह रहा है तो वो सोर्सेस कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। इफ फेज डिफरेंस इज नॉट कॉन्स्टेंटली मेंटेन, क्योंकि आपका कोहेरेंट सोर्सेस के व्हाट वर द कंडीशंस, सेम फ्रीक्वेंसी, same wavelength and constant phase difference, but here you see that the phase difference will vary with time. So if the phase difference is not constant, obviously the sources cannot be coherent, okay. So two independent sources can never be coherent, that's how we prove mathematically that two independent sources of light can never be coherent because they will not be meeting up with the requirement of coherent sources, which is a constant phase difference, okay. The phase difference between the waves at any point here, okay, point P becomes time dependent when two independent light sources are used. Due to this, at point P, sometimes maxima, sometimes minima forms that happens as fast as our eye can see, ठीक है। ये भाई साहब तब तक चलता रहेगा मतलब हम जितनी जल्दी देख सकें, ठीक है। when a source of sound and a listener, अभी देखो हम डॉपलर इफेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो when a source of sound एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है और ये लिसनर है, ऑब्जर्वर है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है तो आपको साउंड सेम फ्रीक्वेंसी से सुनाई नहीं देगी, ठीक है। when a source of sound and a listener are in relative motion to each other, the frequency of sound heard by the listener is not the same as the source frequency। जैसे आप भाई साहब स्टेशन पे खड़े हो, भाई साहब ऐसा है, ठीक है। इफ यू लिसन टू द विसल ऑफ द साउंड और ऑफ द ट्रेन, वो विसल आपको बढ़ता हुआ सुनाई देगा, लेकिन ऐसा हो रहा है कि एक्चुअली में जब ट्रेन में हॉर्न बजाया जा रहा है इट इज विद द सेम फ्रीक्वेंसी, but just because the train is moving with respect to you,
it seems that as and when the train is moving closer to you, the frequency of the sound increases, and the same happens when the train is moving away from you. As and when the train is moving away from you, the frequency of the sound is basically decreasing. क्या ये समझ में आ रहा है? But is there a change in the frequency of the train? Answer is no. There is no change in the frequency of the whistles that the train is making. ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट. ये क्यों, ये एहसास हो रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है. इफ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन अ सोर्स एंड एन ऑब्जर्वर इज चेंजिंग with respect to time, then we will see a change in the frequency. However, that's not the case. ठीक है, the apparent frequency is given by, ये apparent frequency है, NO is equal to V plus V no plus V plus, ये आपका V है source velocity, ये हो गया velocity of the observer plus minus velocity of the source. ठीक है, फिर frequency of the stationary source, N naught हो गया आपका भाई साहब frequency of the stationary source, speed of sound in air, speed of the observer, speed of the source. ठीक है, clear है भाई साहब? Okay. So when the source and the observer are relatively coming closer, the apparent frequency should decrease. ठीक है, आपका source और observer जब दोनों एक साथ close आ रहे हैं, तो apparent frequency should decrease. ठीक है, should increase, I'm sorry. ठीक है, ये आपका frequency बढ़ जाएगा. जैसी ट्रेन पास आती जाएगी तो आपको जोर से सुनाई देगा उसका हॉर्न. ठीक है, so apparent frequency has increased, so this will what will happen when the source and the observer relatively going away, then this is what is going to happen. तो आपका देखो apparent frequency क्या है, apparent frequency is equal to original frequency into v plus v naught, that is observer की velocity, और ये प्लस माइनस में है. ठीक है, प्लस माइनस वी एस है. तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब ऊपर डिनोमिनेटर में क्या होगा, v प्लस वी नॉट होगा, और नीचे का ऊपर का न्यूमरेटर जितना ज्यादा हो वो बढ़ेगा, और ये भाई साहब आपका कम होगा. ठीक है, ये हो गया आपका अप्रोचिंग, ये आपके अप्रोचिंग कंडीशन पे, when the source and the observer are approaching each other, and when the source and the observer are actually going away from each other, तो आपकी apparent frequency की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NO, यहाँ पे हो जाएगा V minus VS upon V plus VS, मतलब आपका apparent frequency अभी डिप होगा. ठीक है, so this is going to basically dip. क्या ये समझ में आ रहा है? This is going to be the apparent frequency. ये आपके sound पे applicable है. Now we will come to light. ठीक है, तो wavelength, the distance between two consecutive crests or two consecutive troughs is called the wavelength. ठीक है, दो consecutive crest या दो consecutive trough के बीच में जो distance होता है, that is basically called a wavelength. In case of light waves, the wavelength can also be defined as the distance between two consecutive wavefronts. दो consecutive wavefronts के बीच में, क्योंकि wavefronts क्या हैं आपके, या तो आपने crest को ज्वाइन किया होगा या तो आपने trough को ज्वाइन किया होगा. अगर ट्रफ को ज्वाइन करके बनाया होगा तो वो एक वेव फ्रंट बना, दूसरे वाले ट्रफ को ज्वाइन करके बनाया होगा तो दूसरा वाला वेव फ्रंट बना. तो ऑब्वियसली दो ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही आपका वेवलेंथ हो जाता है. तो दो वेव फ्रंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन वेवलेंथ बोल सकते हैं, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. इन केस ऑफ लाइट इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन सेकंड. ये आपका फ्रीक्वेंसी है, कितने वेव्स एक सेकंड में जा रहे हैं उस डिस्टेंस से. ठीक है, when the source moves away from the observer, तो समझ लो ये ट्रेन है और ऑब्जर्वर से ये सोर्स मूव आउट हो रहा है. ठीक है, द वेव फ्रंट्स मस्ट ट्रैवल ग्रेटर डिस्टेंस टू रीच द ऑब्जर्वर. अभी भाई साहब यहां से वेव्स निकल रहे हैं, लेट्स से, तो आर दे ट्रैवलिंग अ ग्रेटर डिस्टेंस टू रीच द ऑब्जर्वर नाउ? यस, ऑब्वियसली. द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स टू रीच द ऑब्जर्वर विल बिकम मोर. तो दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स टू रीच द ऑब्जर्वर इट विल बिकम मोर. द वेवलेंथ इंक्रीजेस while the frequency and the pitch decreases. ठीक है, तो वेवलेंथ आपका बढ़ जाएगा भाई साहब, क्योंकि अभी देखो ज्यादा मतलब वेवलेंथ, मतलब ये जो वेवलेंथ है that will basically increase. ठीक है, so the wavelength increases while the frequency and the pitch decreases. ये आपके साउंड के केस में होता है. the time taken by two, अभी अगर आपका साउंड का जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के क्लोज मूव हो रहा है. ठीक है, so what will happen, अभी देखो ये वेव फ्रंट्स है ना भाई साहब, ये वेव फ्रंट्स है, these are basically wave fronts. तो अभी देखो जैसे जैसे हम ऑब्जर्वर के पास जाते जा रहे हैं, वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. अगर कम होता जा रहा है तो वेवलेंथ कम होती जा रही है. ठीक है, the time taken by two successive wave fronts to reach the observer will become less. जैसे जैसे वो भाई साहब वेव फ्रंट ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो ये आपके सक्सेसिव वेव फ्रंट्स हैं. the time taken by two successive wave fronts to reach the observer will become less. और वेव फ्रंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है that is nothing but the wavelength. ठीक है, so the wavelength decreases while the frequency and the pitch increases. ठीक है, वेवलेंथ आपका डिक्रीज हो जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है ऑब्जर्वर के पास जब आप जा रहे हैं, और यहाँ पे आपका वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है जब ऑब्जर्वर से दूर जा रहे हैं.
हम यहाँ पे साउंड नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे लाइट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट डॉपलर इफेक्ट का जो फिनोमिना है वो आप इसमें लाइट में साउंड के एप्लीकेशन से समझ सकते हैं, ठीक है। The apparent change in the frequency of the wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer is called the Doppler. इसी को भाई साहब अपन डॉपलर इफेक्ट, यहाँ पे एक डॉपलर The apparent change in frequency of the waves caused by the relative motion between the source and the wave is called the Doppler effect. इसी को भाई साहब अपन क्या बोलेंगे, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। The spectral line shift towards the blue end of the spectrum when the source and observer are moving towards each other is called the blue shift. तो आपका भाई साहब वेवलेंथ डिक्रीज होता जाता है, यहाँ से सोर्स से आपका जब यहाँ तक पहुंच रहा है तो वेवलेंथ आपका क्या हो जाएगा, अगर देखो द स्पेक्ट्रल शिफ्ट टुवर्ड्स द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली विबग्योर से बना हुआ है, ठीक है। तो द स्पेक्ट्रल लाइन शिफ्ट टुवर्ड्स द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हेन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दिस इज कॉल्ड द ब्लू शिफ्ट। तो आपका भाई साहब ब्लू शिफ्ट की तरफ जाएगा। देखो लाइट में आपका किसका वेवलेंथ ज्यादा है, वायलेट का, ब्लू रीजन का कि रेड रीजन का, वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, ब्लू रीजन का कि रेड रीजन का। प्रिज्म, प्रिज्म में से जब लाइट जाता है तो ये डिस्पर्स होता है, दिस इज रेड एंड दिस इज बेसिकली ब्लू। किसका डिस्पर्शन ज्यादा है भाई साहब, ब्लू का डिस्पर्शन ज्यादा है, ठीक है। तो ब्लू का डिस्पर्शन ज्यादा है तो आपका वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, the spectral line shift towards blue end of the spectrum when the source and the observer are moving towards each other, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा, दिस इज कॉल्ड द ब्लू शिफ्ट। तो आपका लाइट का शिफ्ट ब्लू की तरफ होगा, ठीक है। देखो सन जब राइज हो रहा है और सन जब ऊपर आता है हमारे स्काई को ब्लू क्यों लगता है, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स एज ब्लू, क्योंकि ये ब्लू शिफ्ट है। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में भाई साहब डिस्टेंस कम होता जाएगा, अगर डिस्टेंस कम होता जाएगा the spectrum will shift towards blue line, okay। The spectral line shift towards blue end of the spectrum when the source and the observer are moving towards each other, this is called the blue shift। इसको अपन बोलेंगे blue shift, ठीक है, okay। The spectral line shift towards the red end of the spectrum when the source and the observer are moving away from each other, this is called the red shift। अगर भाई साहब दोनों away move कर रहे हैं from each other, this is called the red shift, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। तो डेल्टा एफ इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, डेल्टा लैम्डा इज चेंज इन वेवलेंथ, f is original frequency, lambda is original wavelength, delta f by f is equal to minus delta lambda by lambda, that is b radial by c। ये आपके काम का नहीं है, लेकिन आपको ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट ये आपके कोर्स में है। अगर आपके साउंड आपका जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है उनके बीच में डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो इट विल बी ब्लू शिफ्ट, अगर उनके बीच में डिस्टेंस रिलेटिवली बढ़ता जा रहा है इट विल बी अ रेड शिफ्ट, ठीक है, ओके। So V radial positive, V radial negative when the source is moving towards from the observer, when the source is moving away from the observer, ठीक है। So note these formulas are applicable only when the velocity of the source is far less than the velocity of light। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फेज डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू वेव्स y2 एंड y1 बताइए वैसे कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, बी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 हो जाएगा, क्या 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 पाई बाई 3 हो जाएगा। अरे भाई साहब ये ए और बी पे ध्यान नहीं दिया आपने, चलो ठीक है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है।
लेकिन एक साइन है और दूसरा कॉस है भाई साहब, और साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये हो गया प्लस पाई बाई थ्री है, ये पाई बाई थ्री है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी कॉस मतलब बी साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा भाई साहब, इससे आपका वैल्यू डिटरमिन होगा। तो यहाँ पे आपको साइन को कॉस को भाई साहब आपको साइन में कन्वर्ट करना है, यू कैन नॉट कंपेयर लाइक दिस, पाई बाई थ्री हो गया भाई साहब फेज डिफरेंस, अरे तुम ओमेगा टी माइनस के एक्स को देख रहे हो, लेकिन बाहर क्या फंक्शन है, बाहर आपका कॉस का फंक्शन है और बाहर यहाँ पे साइन का फंक्शन है, ठीक है। तो आपका देखो y1 a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स है, y2 b cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई थ्री है, साइन 90 प्लस थीटा आपका cos थीटा होता है, ठीक है। तो इस cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, b sin 90 प्लस थीटा लिख दो भाई साहब, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है, अगर आपको साइन नहीं चेंज करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इस ओमेगा टी माइनस के एक्स को हमने वैसे ही रखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री, सो दिस विल बी हाउ मच, इनका हो गया 6 टू द 6, ये हो गया आपका 3 पाई प्लस 2 पाई दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, तो ये हो गया आपका 5 पाई बाई 6, बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 पाई बाई 6, यहाँ पे आपका क्या है y1 की वैल्यू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आपका भाई साहब फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा 5 पाई बाई 6, ठीक है। ओके, दैट वुड बी इट फॉर टुडे।